नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। बिहार में इस वर्ष चुनाव होना है। ऐसे में सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज राजनीति के बदलते परिवेश, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक परिचर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई किए हैं और अभी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना महानगर के संयोजक हैं ठाकुर नीतीश सिंह दांगी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार नीलय जी, कहिए। कैसे आप देखते हैं आप बिहार की जो वर्तमान पहले राजनीतिक पहले परिदृश्य है? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दूर से और हमारे गांव में आज आए हैं, क्योंकि हम भी गांव पर आज थे, पिछले दिन आए थे। तो इतनी दूर से बांके बाजार से ददनापुर की दूरी तय करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जानते हुए कि हम बिल्कुल आपके विपरीत विचारधारा से हैं, क्योंकि हम आपको लगभग करीब 8-10 वर्षों से आपको हम जान रहे हैं। जब आप गया कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा करते थे और आप बिल्कुल विपरीत, हमारे विपरीत विचारधारा की पार्टियों से आप चुनाव लड़ते थे। तो हम तो उस समय से आपको जान रहे हैं और आप भी काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। आप साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया है आपने। साहित्य एक आईना होता है समाज का, तो साहित्य वालों से तो एक व्यक्तिगत तो लगाव होता ही है, क्योंकि उनमें पढ़ने की ललक भी होती है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आया है अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के। बिहार में चुनाव होना है। जी। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य क्या है, हुँ। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि लोग समझ सके कि आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है। देखिए, बिहार तो राजनीति की जननी ही रही है। लोकतंत्र का भी जननी बिहार ही रहा है और इसका कारण भी है, क्योंकि हम भूगोल का भी विद्यार्थी रहे हैं और भूगोल से स्नातकोत्तर भी हैं, उस विषय से नेट जेआरएफ भी हैं और उस विषय को हम सिविल सेवाओं के लिए पढ़ाते भी हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य ऐसा रहा है बिहार का, इस माटी का, इतना उपजाऊ जगह रहा है ना कि बेगारी करके छींट भी दिया जाए धान के बिचड़ा को, तो अच्छी खासी फसल हो जाती है। तो यहाँ के लोग बैठ करके गाँव, कस्बा हर जगह बढ़िया से ताश खेलेगा लोग और सिर्फ राजनीति की बात, या कभी इसका बेटा, कभी उसका बेटा, कभी उसका बेटा के लोग चौक चौराहे पर बात करते रहते हैं। ऐसे में यहाँ से पेट के ऊपर का जो हिस्सा है ना, उनका खूब चलता है, माने माथा खूब चलेगा और पेट ऐसे हो जाएगा। तो बिहार की पृष्ठभूमि ही ऐसी रही है, इतनी उपजाऊ मिट्टी रही है जलोढ़ का, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, कि राजनैतिक रूप से काफ़ी ब्रॉड माइंड, या आप यह कहिए कि माइंड के स्तर पर काफ़ी ब्रॉड रहे हैं ये लोग, बिहारी। लेकिन जिम्नास्टिक ये नहीं बन पाएँगे, क्योंकि इनका लादा फेंक दे रहा है बैठे-बैठे, बेगारी कर रहे हैं, मेहनती उतना मेहनती, इट मीन्स कहने का मतलब वर्क हार्ड वर्किंग नहीं उतना हो पाएगा। दिमाग तो चला रहे हैं ना। दिमाग चलता है, दिमाग क्यों चल रहा है? आप 10 लोग के बीच में बैठ रहे हैं, आप चर्चाएँ कर रहे हैं, आप जैसे हमसे ही चर्चा कीजिएगा, आप 10 प्रश्न हमसे यदि आप पूछ रहे हैं, हम कुछ उसका उत्तर दे रहे हैं, कुछ आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो माइंड सोचने पर मजबूर करेगा, तो वो माइंड बढ़ेगा ही। सामाजिकीकरण होता है चीज़ों का, यदि आप लोगों के बीच में होते हैं। तो बिहार में भी सामाजिकीकरण काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ तो राजनीति की जननी रही है। अब है कि बिहार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कहा जाता है ना कि गर्भावस्था से ही यहाँ के बच्चे पॉलिटिक्स सीख के आते हैं। पॉलिटी सीख के नहीं आते हैं, कानून सीख के नहीं आते हैं, पॉलिटिक्स सीख के आते हैं। जबकि एक सामान्य विद्यार्थी को पॉलिटी का ज्ञान होना चाहिए, कानून का भी ज्ञान होना चाहिए, लॉ की ज्ञान होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें उतना नहीं होती है, लेकिन पॉलिटिक्स सीख के आते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में आप देखिए कि एक छोटे बच्चे से लेकर जिसकी भी आयु भी नहीं पूरा है मतदान करने की, उसके दिमाग में भी तरह-तरह के राजनीतिक पार्टियों के विषय में लगभग सारगर्भित ज्ञान होता ही है। तो बिहार में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां भी चल रही है
सत्तारूढ़ हो अभी या विपक्ष का हो, इसके अलावे अन्य पार्टियां अभी अभी वर्तमान समय में एक जनसुराज भी काफी मेहनत करके जुड़े हैं और देख रहे हैं कि लोगों के पास व्यक्तिगत अप्रोच में वो जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य जो भी हो, उनकी प्रासंगिकता जो भी हो, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अलग-अलग पार्टियां, उधर आपको पप्पू यादव जी की भी पार्टी काफी संघर्ष कर रहे हैं। माने ये छोटे-छोटे दल जो अभी जिनकी अभी कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में, ये लोग भी अपने दम-खम मेहनत लगाए हुए हैं। बाकी तो सत्ता वाले, विपक्ष वाले हैं ही, महागठबंधन, एनडीए तो है ही, वो तो अभी समझिए कि जीवंत पार्टी तो है ही। तो ऐसी स्थिति में मत का कटना और एक जातीय समीकरण भी बिहार का बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत बड़ा हम तो कहते हैं कि यदि जो प्रशांत किशोर जिस प्रकार के चर्चाएँ करते हैं कि जाति से उठ करके आप उनके जो उम्मीदवारी जिनको देने का प्रयास में हैं, वो आप देखिएगा कि लगभग-लगभग वही पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं जो पहले से अन्य राजनीतिक पार्टियाँ करते आ रही हैं। मतलब बिना जाति के बिहार में राजनीति बिल्कुल, नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। जैसे आप बुरुआ विधानसभा को लीजिए, इसको हम करीब से इसलिए बेहतर जानते हैं क्योंकि ये हमारा ये विधानसभा है और हम यहाँ पर जन्मे-पले बढ़े हैं। तो जनसुराज से यहाँ की जिनको उम्मीदवारी घोषित करने की बात चल रही है, जो बहुत आगे हैं, वो उसी समाज के लोग हैं, जिस समाज से भाजपा टिकट देते आई है, जदयू टिकट देते आई या इस विधानसभा से लगभग उम्मीदवारी या जो जीतते कैंडिडेट आई है, जो दांगी समाज से संबंध लोग रखते हैं, उन्हीं को है। अन्य जगहों पर भी जनसुराज का वही स्थिति है, जो आपको भाजपा और या एनडीए और महागठबंधन की है, या महागठबंधन में जो कांग्रेस की पॉलिसी शुरू से रही है वो। ये सब कहने का तात्पर्य है कि आप बात करना और टिकट आवंटन करना, आप जनसुराज कोई बढ़ई को उतार के देखे यहाँ? गुरुआ मतलब विधानसभा कथनी में? और करनी में अंतर हो जाता है। एकदम बिल्कुल, आपको कहने का जो सलीका है, जो पढ़ा-लिखा विद्वान व्यक्ति होता है, जनसुराज के जो कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर जी, विद्वान व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी। देखिए वो जो भी हो, उनका नाम प्रशांत किशोर है तो हम ज़बरदस्ती पांडे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यदि वो उस समाज से संबंध रखते हैं तो उनका गौरव का विषय है। हर समाज यदि हम जिस समाज से संबंध रखते हैं तो हमारे लिए वो गौरव का विषय है और हम उस कुल में गर्वान्वित भी महसूस करते हैं और सबको करना भी चाहिए। कोई भी समाज छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आप किस समाज से आते हैं? हम दांगी समाज से आते दांगी समाज से आप हैं। आते जी। हैं। तो क्या रहा है दांगे का इतिहास? कुछ देखिए, बता सकते हैं? दांगी का इतिहास तो भिन्न-भिन्न राज्यों में अपनी-अपनी अलग स्थिति रखी है। लेकिन इसलिए नहीं कि हम दांगी हैं, यह ज़रूर कहेंगे कि दांगी बहुत स्वाभिमानी समाज रहा है। इसका कारण यह रहा है कि इनके पास ये लैंडलॉर्ड रहे हैं, किसी के खेतों में काम करने वाले नहीं रहे, इनकी अपनी ज़मीनें रही हैं। इतनी ज़मीनें रही है कि अपने परिवार का भरण-पोषण से लेकर के उसको बढ़िया शिक्षा का प्रावधान, उसका व्यक्तित्व के विकास में वो अच्छा से वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। हर जगह रैयत रहे हैं दांगी। पूरे बिहार हो, देखिए भारत में लगभग 14 प्रांत में दांगी समुदाय रहते हैं। जैसे आपको बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये सब जो है आपको झारखंड है, ये सब प्रदेशों में दांगी, छत्तीसगढ़ है। भारत के अलावा भी नेपाल में भी दांगी हैं। लेकिन ये जो हर जगह जो दांगी समुदाय रहे हैं, हमारी जो जातियाँ रही, वो भिन्न-भिन्न स्टेटस रखते हैं, अलग-अलग। और वहाँ के जो निकटतम जो वहाँ की जातियाँ हैं, उसके साथ वो लगभग-लगभग मर्ज कर चुके हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में यदि दांगी की बात करें, हम लोग अपनी इतिहास जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम मध्य प्रदेश में माइग्रेटेड दांगी हैं हम। मालवा का क्षेत्र। नहीं, मध्य प्रदेश का सागर का जो क्षेत्र है, वहाँ से यहाँ के बिहार के दांगियों को माइग्रेटेड माना जाता है। और सागर में किला भी है दांगियों का, सागर वहाँ जो है। तो वहाँ जो है सब ठाकुर हैं। ठाकुर कहने का तो रैयत ज़मींदार, राजपूत, ये कौम दांगी रहे हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइएगा, तो दांगी ही हैं, लेकिन वो जाटों के साथ मर्ज हैं। आपको हम दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमारे बहुत ऐसे मित्र बने जो दांगी
तो वो जाट दांगी थे। अभी हरियाणा में रोहतक के विधायक आनंद सिंह दांगी जो रहे हैं, वो दांगी ही हैं, लेकिन वो जाट हैं और अभी उनके बेटा महम से विधायक हैं, वो दांगी ही हैं। राजस्थान का अरावली का जो रीजन है, वहाँ पर भी जो दांगी हैं सारे जाट हैं। तो जाटों का 40 कुनबा है, जैसे आपको संगमान है, बिडान है, दांगी है, डागर है ना? साई है, खोत है, ये सब बहुत सारे जो है, पुनिया है, सब हुड्डा है, ये सारे जाटों का कुनबा है, लगभग 40 कुनबा है जाटों का, उसमें से एक दांगी है। बिहार आप बिहार की हम चर्चा करेंगे, अभी आप फिर जाइए महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में, उदयपुर वाला रीजन में जो आपका है, वहाँ सारे लोग दांगी पटेल पाटीदार लिखते हैं। तो वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण रहा है, सामाजिक समीकरण रहा है, तो पटेल पाटीदार दांगी तीनों एक साथ रहे, उनके वैवाहिक संबंध भी वहाँ है। आमतौर पर कहा जाता है कि दांगियों में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं रहा है, और जिस समाज में विधवा विवाह नहीं रहा है उसको उच्च कुलीन माना जाता रहा है। ये परंपरागत सामाजिक की बात हम बोल रहे हैं। लेकिन प्रगतिशील विचार तो नहीं हुआ है। बिल्कुल ये नहीं हुआ, लेकिन जो समाज में जो मान्यताएं रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग में भी विधवा विवाह का प्रचलन नहीं रहा है, और जो विधवा विवाह कर लेता था पहले समाज में, उसको समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, उसको छोटकी दानी कर। बिहार में यही चीजें हुई है कि बिहार में हम लोग हैं तो हम लोग स्वयं को बड़की दांगी कहते हैं, और जो विधवा विवाह पहले समाज में के उसको निष्कासित कर दिया गया, वो छोटकी दांगी कहलाया। ऐसी लेकिन दांगी का हिस्सा है वो। हाँ, बिल्कुल, 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 इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये बड़की दांगी उससे वैवाहिक संबंध करना छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अब वो बेचारे कहाँ जाएँगे? तो वो चाहे तो छोटकी दांगी के समूह में, या कुशवाहा जो संबंधित कृषक जातियाँ थी यहाँ, उसके समूह में, या फिर कुर्मी के समूह में वो मर्ज कर गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, जो कुशवाहा, कुर्मी कहते हैं कि दांगी हमारी ही जाति है, जबकि दांगी एक अपना स्वतंत्र जाति है। लेकिन उन दांगी लोगों का कोई उपजाति नहीं है। कोई उपजाति नहीं है, हर जगह है। आपको अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ, ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ जो भी है, वो चाहे वो जाट के साथ मर्ज हो, चाहे वो पटेल पाटीदार के साथ मर्ज हो, चाहे वह आपको राजपूत ठाकुरों के साथ मर्ज हो, चाहे वह बिहार का स्वतंत्र दांगी हो, अखिल भारतीय स्तर पर क्षत्रिय महासभाओं में हम दांगी सब एक स्थान पर खड़े मिलते हैं, और सब जगह स्टेटस अपनी अपनी है। बिहार में भी ये दांगी भी आरंभ से शासक वर्ग ही रहा है। अब शासक वर्ग में भी कोई सामाजिक जो समरसता के पुजारी रहे हैं, कोई पूंजीपति के पुजारी रहे हैं। तो इस प्रकार से दो खंडों में समाज भी विभक्त हुआ है। लेकिन जब से बिहार में 2015 से अति पिछड़ा में शामिल किया गया, तो कुछ लोगों के द्वारा इसका ये किया गया था विरोध कि भाई आप अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, तो बिल्कुल, अति अब पिछड़ा में देखिए क्यों शामिल? हाँ, यह है तो बिल्कुल प्रश्न भी जायज़ है, और हमारे जातियों के लिए भी यह जो अखिल भारतीय स्तर पर जो समाज के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी यह ज़रूरी है। क्योंकि हम लग रहा है कि हम लोग जिस पॉइंट पर बात कर रहे थे, हम वहाँ से भटकाव की स्थिति में हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे बिहार की राजनीतिक परिदृश्य, और अब हम एक प्रॉपर हमारी अपनी जाति की आइडेंटिटी को लेकर के आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात कर रहे हैं तो एक संतोषजनक उत्तर मिल जाना चाहिए आपको। तो जो आरक्षण है, वह एक संवैधानिक प्रावधान है, यह किसी कुल वंश का चीज़ नहीं है। बिहार में हमारी आबादी काफ़ी कम है, 0.25% इस बार की जनगणना के अनुसार हमारी आबादी है। अभी कितना सत्य है वो बाद की बातें हैं, लेकिन जो आबादी इस बार की जनगणना हुई है, हमारी आबादी 0.25% है बिहार में। अब है कि यह कमज़ोर जात है या मजबूत? तो देखिए, ये हमारे समाज के भी कुछ लोगों की गलतियाँ रही हैं। यह कभी कमज़ोर समाज रहा ही नहीं है। आपको हम एक छोटा-सा शॉर्ट में इतिहास बता दें समाज का, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में और सामाजिक परिदृश्य में। हमारा घर ददनापुर में है। हम अपने घर से पहले चलते हैं। हमारे घर में हमारे दादाजी 1942 में मैट्रिक पास किए थे, और उसमें परैया प्रखंड हुआ करता था। गिने-चुने लोग, दांगी ही नहीं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, कायस्थ, जितने भी जातियां थी, उनमें गिने-चुने लोग
उस समय मैट्रिक पास थे। और पहले सर्वोदय विद्या पहले देकुली मध्य विद्यालय की स्थापना किए। एक मथुरापुर के राठौर जी थे, एक उधर नदिया के किनारे एक गांव है जी, गोड़ा के बगल में कौन गांव है, मंझार, एक थे कुशवाहा जी, एक हमारे दादाजी, ये तीनों मिल करके एक स्कूल की स्थापना की मध्य विद्यालय। वहां हेडमास्टर कोई दूसरा कोई आया, सन की आदमी थे, स्वाभिमानी, कहें कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसके बाद सर्वोदय विद्या मंदिर गुरारू जो है उच्च विद्यालय, वहां इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। फिर बगल में बहुत दिन बाद यहीं के बगल में वो कुशवाहा जी है इंदिल गांव में, वहां की इन्होंने फिर ले गए, उनको फिर बनवाया वहां का शिक्षक। तो इस प्रकार से जो क्रम रहा कि उस समय कोई नहीं, अन्य समाज में भी आप देखिएगा कि घटेरा जो स्कूल है वहां अचुकी गांव है, वहां के राम लखन सिंह भी टीचर हैं, रहे, अभी रिटायर कर गए हैं कब के ही, उनके पिताजी उस समय शिक्षक रहे। यानी कि आप शिक्षकों की लॉबी देखिएगा, जहां भी यह समाज रहा है दांगी, लगभग हर जगह ज्ञान को सिंचित करने वाला, पोषित करने वाला और एक संस्कृति का वाहक रहा है यह समाज। कहीं कहीं हर जगह, लगभग जगह जहां रहा है वहां के स्कूल भी दांगियों की जमीन में बने हुए हैं। परैया का सुकुचांगन दांगियों के जमीन के साथ साथ स्कूल का निर्माण करता दांगी समाज के लोग रहे हैं। दक्षिण में आप जाइए, मखदुमपुर बेल्ट में जाइए, धनगांवा में जाइए, वहां तो दांगी विद्यालय का नाम ही दांगी से लिखा हुआ है। और किसान कॉलेज सोरसराय आपको नालंदा जिला में है। रामबरन बाबू पाली के ही गुरारू से टेकारी की ओर जाइएगा तो पाली गांव है, वहां के रहने वाले, वो आजादी के पहले बीएचयू से पीएचडी थे, बहुत बड़े स्कॉलर, पाली के रहने वाले, पाली के रहे, रामबरन सिंह नाम था उनका। और वो हमारे पापा के जो मामा जी हैं उनके ससुर रहे। और वो सोरसराय कॉलेज की स्थापना, जो किसान कॉलेज है सोरसराय में, उनकी स्थापना वो की। और उनके पुत्र भी वहां फिर प्रोफेसर रहे, उनकी बहू भी प्रोफेसर रही, फिर उनके बेटी महिला कॉलेज में प्रोफेसर रही, उनके दामाद रहे, वही दामाद भी रहे सोरसराय में प्रोफेसर किसान कॉलेज में, उनके बेटा आईएएस रहे, एक बेटा साइंटिस्ट रहे इनके, जो उनके दामाद के मैंने हमारे पिताजी के जो मेरे भाई हैं वो एक आईएएस है, एक साइंटिस्ट है। तो हर जगह जो एजुकेशन का आप सेक्टर देखिएगा और विद्यालयों के निर्माण देखिएगा आरंभ समय में, अभी की बात, अभी तो सब लोग आधा लोग जितने भी सब पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, समाज का ग्रोथ होगा, लेकिन ये वर्ग शासक कम्युनिटी रही है, संस्कृति का वाहक रहा है और बड़ा शांत प्रवृत्ति का। विद्यालय की स्थापना कर देने से आप शासक हो जाइए। शासक नहीं, कहने का तात्पर्य हुआ कि हम शासक नहीं है तो हम शोषित भी नहीं रहे, हम संतुलित रहे। हम क्या बोले, स्वाभिमानी जात रहा, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और क्षत्रिय का यदि आप तात्पर्य ढूंढते हैं तो क्षत्रिय का तात्पर्य यह होता है कि हम अपने से नीचे वाले को, चाहे वह धन से कमजोर हो, बल से कमजोर हो, राजनीति से कमजोर हो, उसको हम संरक्षण देंगे। और हमसे जो मजबूत है, जो इसको हानि पहुंचा रहा हो किसी भी रूप में, उससे हम लड़ेंगे, या हमारे समकक्ष हो या हमसे मजबूत हो, हम उससे लड़ेंगे और अपने से नीचे वाले को संरक्षण देंगे। क्षत्रिय का तो यही मूल धर्म है। क्षत्रिय का ही धर्म थोड़ा है कि गरीब गुरबा को हम दबाएंगे। जहां जहां दांगी समुदाय जिस गांव में है, वहां का दलित वंचित संपन्न है, समृद्ध है। आप एक गांव आप पूरे बिहार प्रदेश में बता दीजिए कि जहां दांगी है और वहां का कोई दलित वंचित समृद्ध नहीं हो। हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है और सबको पोषित किया है यह समाज। अब है कि ऐसी स्थिति में दांगियों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, तो राजनीतिक इतिहास भी गरिमामय रही। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बहुत जगह पर जो पहले, अब समझिए कि 0.25 अभी है आबादी, पहले तो और कम। और वैसे स्थिति में इमामगंज विधानसभा से पहले विधायक दांगी रहे। कांग्रेस विधानसभा नहीं, सरघाटी विधानसभा, सरघाटी उस समय हुआ करती थी, बिल्कुल, इमामगंज तो बाद में बना है, वहां से रहे हैं आपको जगलाल बाबू। इसके बाद उनको मगध का गांधी से नवाजा था, बड़े कद्दावर लीडर। उनकी पत्नी भी बाद में चुनाव में आई थी, हालांकि उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन यदि 2 बार टर्म में कांग्रेस जैसे एलीट क्लास की पार्टी टिकट दे रही है सत्ता पक्ष का, तो बहुत बड़ा चीज होता है। इसके बाद आप बांका में जाइए, उस समय महिलाओं की स्थिति दांगी समाज की इतनी मजबूत थी कि उस समय पूरे बिहार प्रदेश की राजनीति में
महिला अध्यक्ष कांग्रेस की हुआ करती, सत्तारूढ़ दल की दांगी शकुंतला देवी जी, शकुंतला सिन्हा उनका नाम था, वो रही और वहां से सांसद ही पहले रही। पहली बिहार की महिला अध्यक्ष कांग्रेस की आजाद भारत में वही थी। वो दांगी समाज से संबंध रखती थी। इसके अलावा गनौरी बाबू हो गए, उपेंद्र नाथ वर्मा हो गए, ऐसे बहुत लीडर है। वो तो पक्ष के, इधर विपक्ष में आई उपेंद्र नाथ वर्मा जी को देखिए, उस समय वो पीएचडी स्कॉलर थे, गैर कांग्रेसी पहली बार शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने लगभग 2 विश्वविद्यालय, 22 डिग्री कॉलेज बनवाया, भगवतिया देवी जैसे लोगों को राजनीति में लाया पहली बार। जगदेव बाबू का भी एक नाम आता है। जगदेव बाबू अपने पोटेंशियल के हिसाब से दलितों, वंचितों, शोषितों के लड़ा। वो नहीं बोला कि हम शोषित हैं, और उन्होंने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, धनधरती के राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी राजनीतिक लॉबी एक विपक्ष में तैयार करके कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ा, और वास्तव में वो पोटेंशियल उनमें थी, एक सक्षमता दांगियों में थी, खून में है पोटेंशियल, और उन्होंने लड़ा और अपनी एक बढ़िया विरासत खड़ा किया। वो अपने राजनीति वे कर रहे थे और दलितों के लिए लड़ रहे थे, वंचितों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ही नहीं कहा कि हम ही शोषित हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज में इस ढंग से चला गया कि जो उस समाज का भी व्यक्ति था, उस स्वयं को शोषित घोषित कर लिया और शोषित 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 चिल्लाने लगा, और इतना चिल्लाया शोषित शोषित कि वो आज वास्तव में राजनीति में शोषित हो गया है। वास्तव में चमार, दुसाध, भुइया, मलाह, सबको मुसहर, सबको राजनीतिक संरक्षण देने वाला, राजनीतिक उपलब्धि में लाने वाला बिहार में जो समाज रहा है, वह समाज आज इन्हीं लोगों के बनाए गए पार्टियों में टिकट के लिए भीख मांग रहा है। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। यह बिल्कुल परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन इतना भी परिवर्तन नहीं हो जाना चाहिए। ये इसमें दूसरे की गलती नहीं है। हम क्या बोले, समाज का सामाजिकीकरण ऐसा हो गया, खुद को इतना शोषित शोषित चिल्लाया कि इसके जीन में शोषित वाला गुण घुस गया। जब तक के स्वयं को क्षत्रिय मान रहा था, और आज भी ये क्षत्रिय हमारे जैसे लोग मान रहे हैं, पोटेंशियल है। और बहुत लोग, आपको एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, गुरुआ से थे, रामचंद्र बाबू, और कद्दावर लीडर रहे हैं। उस समय, जिस समय सामाजिकीकरण, आज इतना डिजिटल एज भी नहीं था, उस समय वो निर्दलीय विधायक बने थे। और विधायक कोई एक जाति से नहीं बनता है। हम दांगी हैं तो दांगी कोई एक कल्ले को विधायक, आपकी आबादी कितना है जी? 0.25% आबादी वाला यह समाज 60-70 के दशक में राजनीतिक ध्रुव हुआ करता था। 90 के दशक तक यह राजनीतिक ध्रुव बना रहा, पूरे बिहार का केंद्र बना रहा। बिहार का केंद्र हम इसलिए कह रहे हैं कि 50 को विधायक सांसद नहीं, हमारा यदि एक विचारधारा पूरे बिहार के लॉबी पर हावी हो रहा है, हमारी एक प्रदेश महिला अध्यक्ष कांग्रेस सत्तारूढ़ दल से हावी हो रही है और उसके द्वारा नीति निर्माण हो रहे हैं, तो इसी को तो बोलते हैं ध्रुवीकरण। हमारा एक जगलाल बाबू पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन करके केंद्र में अपनी नीतियों को सौंप रहे हैं, तो यही तो होता है। जगदेव बाबू की विचारधारा, चाहे वो हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, हम घोर संघी भाजपाई हैं और हम परिषद के महानगर का संयोजक भी हैं, और हम ही नहीं, हमारे पूरे पूर्वज उसी हिरार्की में रहे हैं। आज तक कांग्रेस को या अन्य पार्टियों के मत नहीं, लेकिन यदि समाज की आप राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं, उस पर हम ये चर्चाएं कर रहे हैं कि उनमें साहस थी। हमारी विचारधारा बिल्कुल भिन्न है, लेकिन हम समाज के तौर पर हम उसी जाति से संबंध रखते हैं, हमारे वो जाति। लेकिन इन्होंने क्या किया, शोषित शोषित घोषित करवाया और अपने बेटा का विवाह कर दिया कुशवाहा में। और कुशवाहा की प्रवृत्ति धूर्त जात की प्रवृत्ति है। अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए। अंतरजातीय, देखिए अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। जातीय विवाह, जातिवाद को खत्म करना, देखिए बिल्कुल अंतरजातीय विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात की विषय का विषय है। और हम कहें कि अंतरजातीय विवाह नहीं होना, हमसे जाति पेशा का परिचायक होता है ना, पेशेगत पहचान का परिचायक है। आपको एक उदाहरण लेते हैं, हम पेशे से एडवोकेट हैं, मान लिया हम लाख रुपया कमा रहे हैं,
आप पेशे से मीडिया का काम कर रहे हैं, आप लाख रुपया कमा, कोई पेशे से शिक्षक का नौकरी कर रहा है, कोई पेशे से बालू माफिया, वो भी मान लिया कि छोटा बालू माफिया है तो लाख रुपया कमा रहा होगा, कोई गुंडाई नंगाई से लाख रुपया कमा रहा है, क्या सभी का व्यक्तित्व एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो पेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न बदल देता है, वो अपने आप में उसका विशिष्ट पहचान है। तो जब वैवाहिक संबंध हम अपनाते हैं किसी भी से, तो हमारे पेशेगत पहचान वाला रहेगा तब ना विचार मिलेगा ना जी, नहीं तो डेली मेहरारू से तो लड़ाई होगा। और अब डेली मेहरारू से लड़ाई होगा तो उसका प्रभाव और बाल बच्चा पर पड़ेगा। तो देखिए, विवाह शादी तो हम कहते हैं कि एक ही समाज के पेशेगत पहचान से हो, और पेशेगत पहचान बराबर जाति होनी चाहिए, नहीं तो कला है। ठीक है, मान ले कि आप पेशेगत पहचान में आप स्कॉलर हैं, एक कोई स्कॉलर ब्राह्मण समुदाय का है, आप कीजिए विवाह, क्या दिक्कत है? अब कोई पेशेगत पहचान में स्कॉलर है और वो कर ले रहा है, कपड़ा दिन भर साफ कर रहा है, उससे बियाह कैसे विचार मिलेगा? समाजीकरण ही थोड़े हुआ। समाजीकरण, आप भी स्कॉलर है, अगला भी स्कॉलर है, कर लो भैया बियाह, पेशेगत पहचान मिल रहा है। तो पेशेगत पहचान मिला था उनका जगदेव बाबू को, उनके जो जिनको ला रहे थे वो भी पढ़ी लिखी महिला थी, और वो ब्याह सुचित्रा सिन्हा से अपने बेटे को कर दिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उनका बेटा घर जमाई बन गया, नागमणि जी घर जमाई बन गए। घर जमाई बनने का तात्पर्य हुआ कि उनकी विचारधारा उन्हीं की पेशेगत पहचान में हावी हो गई, उनका अपना पेशा ही भूल गए कि हम अनाज उगाने वाली जाति हैं, और कुशवाहा सब्जी उगाने वाली जाति है। और सब्जी उगाने वाला जाति का पहचान क्या होता है ना, एक एक दो रुपया, एक एक रुपया वाला गिनने वाली होती है। अब देखिए, खेती के फसलों के आधार पर भी जातियों का वर्गीकरण है। कोई अनाज उगा रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, कोई अनाज उगा रहा है, कोई आम के बागान उगा रहा है, कोई चाय के बागान उगा रहा है, सबका अंतर होगा ना जी। पशु रखने के प्रवृत्ति पर भी जातियों का वर्गीकरण है। कोई सांप पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई भेड़ी पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई घोड़ा पाल रहा है, कोई हाथी पाल रहा है। तो सबके पालने की हैसियत के हिसाब से जातियों का वर्गीकरण है। भारत अब में आप ऐसा हाथी है। पालने वाला को बकरी पालने वाला के साथ कहिए कि अरे देखो यू पशु पाल के है, दोनों कैसे मर्ज कर जाएगा? अब हम अनाज उगाने वाले को कहिए कि सब्जी उगाने वाला भी एक ही जात है, फूल उगाने वाला भी एक ही जात है, कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जातियों को एक दूसरे में मर्ज जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और जबरदस्ती करते तो राजनीतिक रूप से चलो भाई एक हो सकता है, पशुपालक, कृषक, एक सब संगठन का तो हाँ, निर्माण कर बिल्कुल सकते हैं ना, बिल्कुल, एक राजनीति हाँ, करने के लिए बिल्कुल बड़े स्तर हाँ, पे। तो ये राजनीति, यही निर्माण जगदेव बाबू ने किया, यह निर्माण जगदेव बाबू ने किया पिछड़ों दलितों। लेकिन क्या हुआ कि जो इनके समाज थे ना, उसमें घुस गया उस विचारधारा में, और बाकी लोग जो था वो इसका राजनीतिक उपयोग कर लिया, और वह राजनीति में आज स्थापित हो गया, और इनके समाज का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी उसमें घुसा हुआ है। 100 में 90 शोषित, अरे भैया जो 100 में 90 शोषित था वो तो अब शोषक हो गया, और तुम जो शासक थे ना वो बन गए हो शोषक, शोषित बन गए हो। आप शासक थे, आपने सबको राजनीतिक रिप्रेजेंट किया, आप शासक थे, तब तो जगदेव बाबू शासक थे, तब तो सबको राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव किया जी, सबको आगे लाया। और जो उसके समाज वाला उसमें घुसा, तो बाकी जिसको लाया हुआ है राजनीति में हावी है, सत्ता चला रहा है, विपक्ष में बैठा हुआ, विधायक सांसद मंत्री बना हुआ है सब, और उसके समाज वाले लोग उसी में घुसे हुए हैं अभी तक, और उसके नाम पर राजनीति कर लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप शासक हैं, तो जो आरक्षण की आप बात कहा आपने, अति पिछड़ा का, एक राजनीतिक उपलब्धि रही है हमारी, इसको हम राजनीतिक उपलब्धि मानते हैं, ये नहीं मानते हैं कि कमजोर है। लेकिन हम इसके एवज में हमारी अपनी जो है आइडियोलॉजी, हम ईबी से अच्छा हमको जनरल में जाना अच्छा, हमारी आपकी आंदोलन व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत नहीं, यही होना भी चाहिए था। जनरल में जाना हमारे लिए ज्यादा कारगर होता है। हमारी आबादी 0.25 है, हम ब्राह्मण भूमिहार से भी कम आबादी रखते हैं बिहार में, और जिस जनरल कैटेगरी में जो आंकड़ा तय किया गया है ईडब्ल्यूएस का, हमारी पूरे समाज ईडब्ल्यूएस का लाभार्थी होता है। आप ईबीसी में क्यों जा रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए। एक अनुमानता यह है कि हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर जगह जाए, क्योंकि ये शुरू से पढ़ाकू समाज रहा है,
सबसे अधिक लाला के बाद पूरे बिहार में कोई पढ़ने वाला समाज है और नौकरी पेशा में सरकारी सेवाओं में जाने वाला कोई समाज प्रतिशत की दृष्टि से है तो है हमारा दांगी समाज, जो हम हैं बड़की दांगी लाला जाति। अब बताइए, इतने बिहार को एक लाला जाति है, बिहार में हर जगह है, उनका ऋणी है पूरा बिहार समाज, लेकिन फिर भी वो अपने आप को दम्भ नहीं भरता है। और औने पौने जो इधर उधर से लूट खसोट करके आया वो स्वयं को दम्भ भर रहा है कि हमने बिहार को ये दिया वो दिया। तो जातियों की यदि बात करें तो जो सम्मान के योग हैं जातियां, उनको तो सम्मान करना ही पड़ा है। ब्राह्मणों ने त्याग किया, उसको सम्मान करना पड़ेगा आपको। लाला ने आपको दिया, बिहार के जनक जो कहलाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सचता लाला समाज से थे। आपको जेपी जी लाला समाज से, जिनके आंदोलन से कई राजनेता निकले। आपको पहले राष्ट्रपति बिहार जो दिया लाला समाज से रहे हैं, तो लाला का तो ऋणी है बिहार समाज। कायस्थ जिसको बोलते हैं। हाँ, कायस्थ भी आप श्रीवास्तव जी, टाइटल लगा। बहुत सारे है टाइटल उनका, श्रीवास्तव है, वर्मा है, सिन्हा है, सक्सेना है, माथुर है ना, उनके बहुत सारे सरनेम हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, काटो। आपको